Good morning and welcome back to our online classes for economics. In last lecture, we have completed what is the different definitions of money. In today's lecture and components of money supply. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था मनी सप्लाई एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो वो हमने डिस्कस किया था. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एंड बार्टर सिस्टम्स. ठीक है, हम बार्टर सिस्टम और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में आज जो है लेक्चर्स हम पढ़ेंगे. तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है वो स्टार्ट करते हुए, तो इन इंडिया देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. ठीक है, इंडिया में 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, प्रेजेंटेड बाय आरबीआई. आरबीआई ने प्रेजेंट किए 4 मेजर्स मनी सप्लाई के. ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑफ आरबीआई ऑन मनी सप्लाई. दिस आर डिफाइंड बाय आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी. लिक्विडिटी के बेस के ऊपर आरबीआई ने 4 मेजर्स जो है मनी सप्लाईज के दिए हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी आरबीआई हैज गिवन 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाईज बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑफ आरबीआई ऑन मनी सप्लाई. ठीक है, तो आरबीआई ने जो है वो ये 4 मेजर्स दिए हैं मनी सप्लाई के ऊपर. ठीक है, उनकी लिक्विडिटी के बेस के ऊपर. तो नंबर 1 मेजर है M1. ठीक है, मेजर्स 1 वो क्या है, तो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD. ठीक है, C plus DD plus OD. It is narrow money. In previous lecture we have already told you what is the narrow money. ठीक है, narrow money क्या है, तो narrow money जो है CC plus DD. CC plus DD, C plus DD. C मतलब क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. ठीक है, करेंसी जो लोगों के पास है, वो करेंसी जो कॉइन और पेपर मनी. ठीक है, कॉइन और पेपर मनी दोनों मिला के जो लोगों के पास है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइज हो, जो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक दैट इज द सी. ठीक है, हेल्ड बाय द पब्लिक, कॉइन्स एंड पेपर मनी. और पब्लिक में कौन आ जाएगा, जनरल पब्लिक एज वेल एज अ बिजनेस एंटरप्राइज भी. ठीक है, तो ये करेंसी सी मीन्स क्या है, अ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कॉइन्स और पेपर करेंसी प्लस अ पब्लिक मीन्स अ जनरल पब्लिक एंड बिजनेस एंटरप्राइज. ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सी. अब डीडी का मतलब क्या है, तो नेट डिमांड डिपॉजिट ऑन द बैंक. ठीक है, बैंक के पास जो डिपॉजिट है ऑफ द जनरल पब्लिक. ठीक है, अब सपोज मैं इंडिविजुअल हूँ, आई हैव बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट. वेन एवर आई वॉन्ट माई मनी आई कैन ड्रॉ अ चेक. ठीक है, मैं जो चेक इश्यू कर सकता हूँ, मैं किसी बैंक हैज टू गिव मी दैट मनी. ठीक है, बैंक को जब भी मैं चेक इश्यू करूंगा, बैंक को वो पैसा जो है देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक. तो बैंक के पास जितने भी ऐसे लोगों की, जैसे मेरे कुछ पैसे जो है बैंक के पास जमा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ पैसे जमा होंगे. ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो उनके पैसे जो हैं बैंक के पास जमा होंगे. तो वेन एवर दे ड्रॉ अ चेक, अ बैंक हैज टू पे देम. ठीक है, तो वो मनी भी किस में आएगी, मेजर्स 1 में. ठीक है, वो मनी भी किस में आएगी, मेजर्स 1 में. दिस कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर. जैसे मैंने अभी बताया कि भाई ये पैसा जो है, नेट डिमांड जो है, डिमांड डिपॉजिट जो है, वो कभी भी बैंक से विड्रॉ कर सकता है अकाउंट होल्डर. ठीक है, कभी भी विड्रॉ हो सकता है. अब ये एक नई चीज है ओडी. तो these are the deposit with the RBI of quasi government institution like in IDBI, foreign central bank and government, IMF and वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो ये सारी चीजें ओडी मतलब कि अदर डिपॉजिट जो आरबीआई की है. ठीक है, आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट है. कौन सी अदर डिपॉजिट, तो जो ये आईडीबीआई बैंक जो है डिपॉजिट करवाता है अपना पैसा आरबीआई के पास, या फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट होगा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, तो वो भी किस में आएगा, मेजर्स 1 में. ठीक है, मेजर्स 1 में. ओके, तो ये है आपका मेजर्स 1. अब है आपका M2 दैट इज मेजर्स 2. तो इट इंक्लूड सेविंग ऑफ पीपल विद द पोस्ट ऑफिस अलोंग विद द M1 एंड इट ऑल्सो अ नैरो मनी. ये भी क्या है, एक नैरो मनी ही है. ठीक है, नैरो मनी ही है. इट इंक्लूड सेविंग ऑफ पीपल विद द पोस्ट ऑफिस अलोंग विद द M1. मतलब कि M1 में जो भी हमने पढ़ा, C प्लस DD प्लस OD प्लस क्या होगा इसमें, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. मतलब लोगों की जो सेविंग डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस में जो भी सेविंग होगी लोगों की, वो भी M2 में होगी. ठीक है, M1 तो होगा ही होगा, मतलब C होगा करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक. D मतलब नेट डिमांड ड्राफ्ट हैविंग विद द डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक. ठीक है, नेट डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक. एंड OD अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई like deposit of IDBI, deposit of foreign central bank, government, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो सारी. ठीक है, प्लस क्या होगा, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक.
ठीक है। जनरल, अब कई लोग जो हैं बैंक के अकाउंट के साथ साथ दे आर ओपनिंग देयर सेविंग अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो, पोस्ट ऑफिस के पास भी वो सेव करवाते हैं, ठीक है अपने। तो वो डिपॉजिट, जो भी सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के पास है, पोस्ट ऑफिस बैंक के पास है, वो इंक्लूड होगी किसमें, M2 में। किसमें इंक्लूड होगी, M2 में। तो M1 एंड M2 आर दी नैरो मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। M1 एंड M2 आर दी नैरो मनी कॉन्सेप्ट, ओके। उसके बाद है M3 एंड M4, ठीक है, M3 एंड M4। तो M3 जो है वो क्या है, ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। M3 जो है वो क्या है, ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट मतलब C प्लस DD प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है। C प्लस DD प्लस सेविंग डिपॉजिट SD प्लस टाइम डिपॉजिट TD, वो सारी चीजें क्या होती है, ब्रॉड मनी के अंडर में, ठीक है। तो इट इज वाइडली यूज्ड मेजर्स एज इट इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द कॉमर्शियल बैंक, मतलब फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, जिससे हम कहते हैं कि भाई आई कैन नॉट विड्रॉ दैट मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सपोज अगर मैंने ये फिक्स डिपॉजिट करवाई है 5 साल के लिए, तो मैं वो 5 साल से पहले मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, तो वो मनी इसमें इंक्लूड होगी विद द कॉमर्शियल बैंक। सपोज इफ आई हैव एन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक एंड आई हैव डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज, तो आई कैन नॉट विड्रॉ दैट 10,000 रुपीज बिफोर देयर मेच्योरिटी पीरियड्स, ठीक है। तो वो मनी जो है ऐसी फिक्स डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक के पास होगी, वो मनी किस में इंक्लूड होगी, M3 में। वो मनी किस में सप्लाई में इंक्लूड होगी, M3 में। तो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो M1 हमने पढ़ा, ठीक है, C प्लस DD प्लस OD। M1 क्या है, C दैट इज करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक, DD दैट इज नेट डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, एंड OD तो डिपॉजिट विद द RBI from the IDBI, फॉरेन सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वो सारी चीजें, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, मतलब कि जनरल पब्लिक की जो फिक्स डिपॉजिट पड़ी हुई है बैंकों के पास, वो इसमें इंक्लूड होगी। जनरल पब्लिक की फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट, सपोज मैं 5 साल के लिए मैंने कुछ पैसे जो है बैंक में रखे, तो वो 5 साल के पैसे जो है, टाइम जो ड्यूरेशन जो है, वो किसमें इंक्लूड होगा, M3 मेजर्स 3 में, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रॉड मनी। यहां पे ये जो मैं फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूं वो क्या हो गया, TD हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, TD। तो यहां पे आप ध्यान में रखो M3 इज इक्वल टू M1, ठीक है, M1। तो ये सिर्फ M1 होगा, इसमें M2 की ये चीज ऐड नहीं हो रही है, ठीक है, ये चीज ऐड नहीं हो रही है। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, जो फिक्स डिपॉजिट जो जनरली लोगों की होती है, वो डिपॉजिट इसमें M3 में इन्वॉल्व होगी, ठीक है, इंक्लूड होगी। अब M4, तो M4 क्या है, इट इज ऑल्सो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे M1 एंड M2 दोनों नैरो कॉन्सेप्ट है, M3 एंड M4 क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बिसाइड्स M3 इट ऑल्सो इंक्लूड टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो है बिसाइड्स M3, मतलब ये M3 तो है, प्लस इसमें क्या इंक्लूड होगा, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जो भी डिपॉजिट होगी वो सारी M4 में इंक्लूड होगी, ठीक है। M3, तो M3 क्या क्या है, M1 है नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, और यहां पे होगा टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो M4 अगर हमें ऐसे ही लिखना हो तो M4 हम ऐसे लिख सकते हैं, C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स प्लस आपका है यहां पे टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये आपका है M4, ठीक है। क्यों M3, तो M3 क्या है, M1 प्लस ये है, ठीक है। तो M3 में ये पूरा चीज आ जाएगा, तो M4 इज इक्वल टू CC प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक प्लस डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो उसमें नेशनल सर्टिफिकेट का जो आएगा अदर देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, NSC नहीं आएगा, एक्सक्लूडिंग NSC नहीं आएगा। NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बाकी सारी जो भी पोस्ट ऑफिस में सारी चीजें होंगी वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो आई होप यू हैव गेट इट द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4। ये 4 मेजर्स जो हैं RBI ने दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये सारे 4 मेजर्स हैं जो RBI ने दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी,
ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया कि भाई आपको यहाँ पे दो कुछ चीज़ें याद रखनी है, M1, ठीक है, M1 में क्या है, तो आपको मोस्ट ऑफ बाकी के M2, M3 और M4 जो है आपको शायद इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो M1 और M2 जो है नैरो कॉन्सेप्ट है, M3 एंड M4 जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद का जो है वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो है अब जो हम पढ़ेंगे वो है बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो एज यू ऑल नो, बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। बार्टर मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट द गुड्स और फॉर द गुड्स, ठीक है। अगर मैं कुछ गुड्स दे रहा हूं तो मुझे कुछ गुड्स मिलेंगे, नॉट मनी, ठीक है। मुझे कुछ मनी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, गुड्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ गुड्स मिलेंगे, ठीक है। तो बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट और फॉर द गुड्स। इन इकोनॉमी वेयर देयर इज एन बार्टर ऑफ गुड्स और सर्विसेज and services is called a CC economy, that is commodity for commodity exchange economy, ठीक है। कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहां पे बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज की बार्टर होती हो, ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं, CC इकोनॉमी, दैट इज अ कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, ठीक है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। फीचर्स क्या हैं, इट कैन बी प्रैक्टिकल ओनली इफ देर इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ये बार्टर सिस्टम तब भी प्रैक्टिकल हो सकती है अगर वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। एक बार फिर से मैं अब आपको बता दूं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मिस्टर ए है, ठीक है, और मिस्टर बी है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए हैज अ वीट, ठीक है, इसके पास वीट है और इसे रिक्वायर्ड क्या है, ही हैज वीट एंड ही नीड, इसे चाहिए क्या, इसे चाहिए अ हॉर्स, ठीक है। अब मिस्टर बी जो है उसके पास हॉर्स है और इसे नीड क्या है, वीट की, ठीक है, इसे नीड क्या है, वीट की। तो ये सिस्टम तब भी, बार्टर सिस्टम जो है तभी हो जाएगा जब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैज एन गुड्स दैट रिक्वायर्ड बाय द बोथ एंड दे वांट टू एक्सचेंज देयर गुड्स, ठीक है। ये डबल कोइंसिडेंस, मतलब ये कोइंसिडेंस हुआ कि मिस्टर ए के पास वीट है और उसे हॉर्स चाहिए, और उसने मिस्टर बी को फाइंड कर लिया जिसके पास हॉर्स है उसे वीट चाहिए। जब तक अगर सपोज यहाँ पे मिस्टर बी के पास हॉर्स नहीं है और इसके पास काऊ है और इसे वीट चाहिए, तो यहाँ पे ये बार्टर सिस्टम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास काऊ है, वेयर मिस्टर ए नीड्स हॉर्स, ठीक है। मिस्टर ए को क्या चाहिए, हॉर्स चाहिए, लेकिन इसके पास क्या है, काऊ है। तो ये इसके पास वीट है और इसे वीट की जरूरत है, तो ये एक्सचेंज करेंगे, लेकिन इसे रिक्वायर्ड किसकी है, हॉर्स की, काऊ की नहीं है। तो मिस्टर बी और मिस्टर ए में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा गुड्स का। क्यों, क्योंकि वहां पे जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है मिस्टर ए की, ठीक है। जो मिस्टर ए की नीड है हॉर्स की, वो फुलफिल नहीं हो रही है मिस्टर बी के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कोइंसिडेंस, ये बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल होगी जब ये कोइंसिडेंस होगा कि भाई मिस्टर ए के पास वीट है और इसे हॉर्स चाहिए, और मिस्टर बी के पास हॉर्स है और इसे वीट चाहिए, तब भी ये बार्टर सिस्टम हो पाएगा अगर दोनों के पास ऐसे गुड्स हैं जो एक दूसरे को रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को रिक्वायर्ड हैं। तो ऐसी सिस्टम को, ऐसे कोइंसिडेंस को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि भाई इसको भी ये वॉन्ट्स है, इसको ये वॉन्ट्स है हॉर्स की, और इसको वॉन्ट्स है वीट की, इसके पास भी वीट अवेलेबल है, इसके पास भी हॉर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इफ देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओनली इफ बोथ द पार्टीज हैव एन सेम वॉन्ट्स, ठीक है। बोथ द पार्टीज के पास वो ऐसे गुड्स हैं जो वॉन्ट्स जो हैं, दोनों पार्टी के वॉन्ट्स जो है फुलफिल कर सकते हैं, तब भी बार्टर सिस्टम जो है इम्प्लीकेबल होगी, तभी बार्टर सिस्टम जो है अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो इट कैन बी प्रैक्टिकल ओनली, बार्टर सिस्टम कब प्रैक्टिकल होगी, अगर वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है तो ही, ठीक है। तो ये है आपका पहला फीचर्स, इट कैन बी प्रैक्टिकल ओनली इफ देयर इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो है हमारा, इफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट डज नॉट एक्सीड देयर विल बी अ ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। अगर वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जो है डज नॉट एक्सीड, ठीक है, वहां पे ऐसे इंडिविजुअल्स नहीं है, इजीली नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, ह्यूज कॉस्ट, देयर विल बी अ ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब कि भाई ट्रेडिंग का मतलब कि गुड्स एक्सचेंज करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो ट्रेडिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ट्रेडिंग कॉस्ट कैसे ह्यूज होगी, तो पहले तो सबसे पहले सर्च कॉस्ट जो होगी वो होगी, ठीक है, कि भाई मुझे जो है सर्च करना पड़ेगा ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास हॉर्स हो और उसे वीट चाहिए, ठीक है। मिस्टर ए हैज टू सर्च
और फाइंड द एनी इंडिविजुअल हु हैज एन हॉर्स एंड वांट्स अ रिक्वायर्ड अ व्हीट। ठीक है, तो ऐसा इंडिविजुअल सर्च करने में बहुत टाइम लग सकता है और हो सकता है कि उसे कॉस्ट भी लगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं अगर ये जो है ट्रेडिंग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगी तो ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ट्रेडिंग कॉस्ट में एक होता है आपका सर्च कॉस्ट। ठीक है, तो सर्च कॉस्ट अभी मैंने बताया कि भाई सपोज ए को मिस्टर बी फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा अगर वहां पे डबल कोइंसिडेंस वांट्स नहीं होगी तो। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसकी कॉस्ट जो होगी सर्च कॉस्ट और डुप्लीसिटी कॉस्ट, मतलब कि सपोज मैं सर्च करता हूं, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को सर्च करता है तो उसके ऊपर बहुत ही टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा और हो सकता है कि उसे जो है पहले मिस्टर ए को व्हीट के बदले क्या लेना पड़े, व्हीट देके उसे जो पहले जो उसे हॉर्स चाहिए लेकिन ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं मिल रहा है तो वो पहले क्या करेगा, व्हीट के बदले काऊ लेगा, काऊ के बदले सीप लेगा और सीप के बदले जो है हॉर्स ले सकता है। तो इसके बीच में जो इसे बहुत ज्यादा कॉस्ट आ सकती है तो वो कॉस्ट भी क्या होगी, ट्रेडिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अगर एग्जिस्ट नहीं है तो वहां पे वो क्या होगा, ट्रेडिंग कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड है विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सचेंज थ्रू दी बार्टर बिकम्स इम्प्रैक्टिकल। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने लगे, उसकी वजह से बार्टर सिस्टम जो है वो थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल हो गई। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब हम रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करने नहीं लगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं, आपकी बुक्स में भी बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। यू शुड गो विद योर बुक्स और आप उसमें देखोगे तो ये सर्च कॉस्ट और बाकी की दूसरी कॉस्ट भी हैं जो ट्रेडिंग कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं, वो भी आप वहां पे देखोगे। ठीक है, तो ये है बार्टर सिस्टम और उसके फीचर्स। अब दूसरा टॉपिक है बार्टर सिस्टम। देखो ये बार्टर सिस्टम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक है इसका फंक्शंस ऑफ मनी, वो आप अगर बार्टर सिस्टम अच्छे से समझोगे तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बार्टर सिस्टम कर रहे हैं। वो आपकी सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड इट, फंक्शंस ऑफ मनी विल बी देयर एंड इफ यू वांट टू इजीली अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ मनी यू हैव टू अंडरस्टैंड द बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए हम ये बार्टर सिस्टम कर रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम के हमने मीनिंग और फीचर्स कर लिए हैं। अब जो है इसकी लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस, कुछ भी कहो, लिमिटेशंस कहो, प्रॉब्लम कहो या फिर डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला है लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू और अकाउंट। लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू और अकाउंट, तो ये क्या है, देयर इज नो कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि वहां पे कोई भी कॉमन मेजर्स नहीं है कि भाई ये गुड्स जो है इतने रुपए का। ठीक है, कोई कॉमन मेजर्स, जैसे मनी एक कॉमन मेजर्स है वैसे बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई भी कॉमन मेजर्स नहीं है। ठीक है, कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज आपको लेनी है तो उसके अगेंस्ट में यू आर गोइंग टू गिव अ व्हीट। ठीक है, आपको हॉर्स लेना है तो आप व्हीट दे रहे हो। ठीक है, आपको कुछ हेयर कट की सर्विसेज लेनी है तो आप व्हीट दे रहे हो। तो वहां पे आप हॉर्स लेने के लिए भी व्हीट दे रहे हो और यहाँ पे आप हेयर कट की सर्विस लेने के लिए भी व्हीट दे रहे हो। तो यहाँ पे कोई भी एक कॉमन मेजर्स नहीं है। ठीक है, कॉमन मेजर्स नहीं है गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, कोई भी कॉमन कि भाई यहाँ पे व्हीट की वैल्यू क्या हुई वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक्सचेंज किया हॉर्स के साथ भी और हमने एक्सचेंज किया हेयर कट के सर्विसेज के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे व्हीट का वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं चला। ठीक है, व्हीट का वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं चला। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू और लैक ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, इस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई थी, इवेल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि इस गुड्स की या फिर इस सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, इवेल्यूएशन हमें निकालनी हो कि भाई इस गुड्स की जो है पर केजी हम 25 रुपीज स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम वैल्यू जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। एंड प्रॉपर अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस देन इट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू यूनिट की वैल्यू जो है कोई भी प्रॉपर एक मेजरमेंट नहीं है, कॉमन मेजरमेंट नहीं है। इस रीजन की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था, या फिर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू डिसाइड करना प्रॉब्लमेटिक हो रहा था इन
बार्टर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, वैल्यू की जो है किसी भी यूनिट की वैल्यू कोई भी डिसाइड नहीं थी। ठीक है, वीट की यहाँ पे वैल्यू क्या हुई? हॉर्स। यहाँ पे वीट की वैल्यू जो है क्या हुई? हॉर्स या फिर हेयरकट की सर्विसेज। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, एक डिसएडवांटेजेस है बार्टर सिस्टम का कि भाई आप जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, साथ साथ गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब दूसरा है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जैसे अभी हमने बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कि भाई यहाँ पे जो है सर्चिंग कॉस्ट जो है, सर्च कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है दो इंडिविजुअल जिसके पास ऐसे गुड्स हों जो एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, ऐसे इंडिविजुअल्स को फाइंड करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स को फाइंड करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था जिसके पास ऐसे गुड्स हों जो एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, ए के पास हॉर्स चाहिए और ही नीड हॉर्स एंड ही हैज वीट। ठीक है, तो इस ए को ऐसा इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसे वीट चाहिए और जिसके पास हॉर्स हो। तो वहां पे जो है ऐसे इंडिविजुअल्स को फाइंड करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, जिसकी वजह से सर्च कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, सर्च कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ पे डबल कॉन्सिडेंस जो है वो बहुत ही कम हो रहा था कि भाई एक ऐसे इंडिविजुअल को हॉर्स भी चाहिए और वीट दे सके, तो दूसरा इंडिविजुअल्स वहां पे बहुत ही कम ऐसा नहीं मिल रहा था जिसे वीट की रिक्वायरमेंट हो और हॉर्स देना हो। ठीक है, तो ये है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, मतलब कि इतना इजी नहीं था कि दो लोगों को एक दूसरे को मिलना जो एक दूसरे के नीड्स जो है सेटिस्फाई कर सकते थे। तो इस रीजन की वजह से भी आपके ये जो है एक डिसएडवांटेज था बार्टर सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद है दूसरा जो है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट्स। मतलब कि क्रेडिट सिस्टम नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट्स। मतलब अगर आप फ्यूचर पेमेंट या फिर क्रेडिट के रिलेटेड अगर कुछ बात कर रहे हो तो वहां पे वो पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं था कि भाई हम जिसके बेसिस के ऊपर कह सकें कि भाई आप हाँ हमें फ्यूचर में इतने गुड्स दे देना। ठीक है, अब सपोज आप ही सोच लो कि भाई मेरे पास जो है मुझे जो है हॉर्स चाहिए। ठीक है, हॉर्स चाहिए, तो मैं किसी एक इंडिविजुअल्स को कोई भी मुझसे मैं किसी को वीट दे दूं और उससे मैं कहूँ कि आप मुझे हॉर्स जो है 2 साल बाद देना। ठीक है, 2 इयर्स के बाद देना। अब अभी के हॉर्स की क्वालिटी कैसी है? ठीक है, अभी हॉर्स जो है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हॉर्स जो है सेम टू सेम रहेगा 2 साल के बाद? उससे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे जो वैल्यू नहीं थी, ठीक है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं था, इस रीजन की वजह से जो है डिफर्ड वैल्यू, मतलब कि जहां पे अगर आपको फ्यूचर पेमेंट या फिर क्रेडिट के ऊपर अगर कुछ भी गुड्स या फिर सर्विसेज सरेंडर करनी है तो वहां पे प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तब वहां पे जो है प्रॉब्लम होती थी। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग। अब अभी की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है? मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर डिपेंड ऑन दी क्रेडिट। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है बैंक से लोन लेके अपना बिजनेस चला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो वो सिस्टम वो प्रॉब्लम हो रही थी बार्टर सिस्टम में, क्योंकि कहीं से आप बोरो नहीं कर सकते थे ना आप किसी को लैंड कर सकते थे। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, तो जहां पे फ्यूचर पेमेंट्स की बात आ रही है तो यहाँ पे लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट था। ठीक है, डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में कैसी पेमेंट करनी है। जैसे मैंने अभी बताया हॉर्स के बदले अभी आप वीट तो दे दें, लेकिन आपको हॉर्स जो है 2 साल के बाद क्या जो अभी आपको जैसा चाहिए वैसा ही 2 साल के बाद मिलेगा? नहीं, देयर इज चांसेस दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द गुड्स। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी आप हॉर्स या फिर कोई भी गुड्स आप जो एक्सचेंज कर रहे हो उसकी क्वालिटी में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है डिफर्ड पेमेंट जहां पे हो, जहां पे फ्यूचर पेमेंट की बात आती हो, तो वहां पे वो बार्टर सिस्टम में कोई भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये है थर्ड लिमिटेशन, थर्ड डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम, दैट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जैसे अभी हमें पता है कि भाई फ्यूचर में सपोज हमें 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अभी आप बैंक से आप 1 लाख रुपए लोन ले रहे हो, तो बैंक जो है आपसे फ्यूचर में 1 लाख उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। तो आपको पता है कि भाई मुझे इतने पेमेंट करने हैं। ठीक है, आपको बैंक को पता है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, लेकिन बार्टर सिस्टम में ये क्वालिटी ऑफ गुड्स जो आप एक्सचेंज कर रहे हो वो सेम रहने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट।
ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, देखो इसमें से बहुत बार 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप इसलिए इससे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। तो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर द वेल्थ ऑफ फ्यूचर यूज। अब सपोज कि मैं बार्टर सिस्टम है अभी इकोनॉमी में, और मेरे पास जो है वीट है, ठीक है, सेम एग्जांपल्स, या फिर मेरे पास जो है राइस है, या फिर मेरे पास जो है शुगर है, ठीक है। तो स्टोर वैल्यू, मैं जो हूं उस चीज को फ्यूचर की वेल्थ के हिसाब से मैं स्टोर नहीं कर पाता, ठीक है। चांसेस हैं कि भाई वीट में जो है कुछ चीज प्रॉब्लम आ जाए, उसकी क्वालिटी जो है खराब हो जाए, ठीक है, शुगर की क्वालिटी जो है खराब हो जाए। तो अगर मुझे फ्यूचर यूज के लिए वो स्टोर करना है, अभी मेरे जो भी गुड्स हैं, जो भी मेरे कमोडिटीज हैं, वो मैं स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। अब सपोज मेरे पास जो है काऊ है, ठीक है। अब काऊ की वैल्यू जो है, अगर अभी वैल्यू जो है वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो जैसे मैं उसको फ्यूचर के यूज के लिए करूंगा तो काऊ की एज बड़ी हो जाएगी, तो उतनी वैल्दी नहीं रहेगी मेरे लिए, ठीक है। एज बड़ी होने से काऊ की मेरे लिए इतने वेल्दी नहीं रहेगा, काऊ जो है इतना मेरे लिए वेल्दी नहीं रहेगा। तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। तो जो अभी के हिसाब से मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं इसे स्टोर कर सकता हूं, ठीक है, अभी जो है इसके हिसाब से मैं स्टोर कर सकता हूं। इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर द वेल्थ इन फॉर्म ऑफ गुड्स लाइक कैटल, वीट, पोटेटोज, ठीक है, कि भाई अगर गुड्स जो है बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स अगेंस्ट गुड्स, ठीक है, तो उसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे हम, ठीक है, कि भाई कैटल है, कोई भी कैटल है, हॉर्स है, काऊ है, कुछ भी है, उसे मैं फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनकी एज बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसी तरीके वीट, पोटेटो ऐसे गुड्स हैं जिसकी क्वालिटी में डिफरेंस आएगा अगर मैं इसको लंबे समय तक यूज नहीं करता हूं तो ऐसे गुड्स मैं स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन अभी क्या है, मनी को मैं अभी भी स्टोर कर सकता हूं, मैं फ्यूचर में इसे कहीं पे भी यूज करूंगा, ठीक है। तो मनी और वेल्थ मैं अभी स्टोर कर सकता हूं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ये चीज जो है सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी। स्टोरिंग कमोडिटीज एज वेल्थ हैज अ सर्टेन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं कुछ वीट या फिर कुछ मैं कैटल्स या फिर कुछ पोटेटोज में अगर सपोज मैं स्टोर करना चाहता हूं तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कौन से प्रॉब्लम्स हैं? इट इन्वॉल्व कॉस्टली स्टोरेज, ठीक है, मुझे स्टोरेज के लिए जगह चाहिए जिसका कॉस्ट मुझे लगेगी, तो वो भी होगा। डिट्रिएशन और एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ स्टोर कमोडिटी, मतलब कि एप्रिसिएशन होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरा गुड्स है उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम के हमने 4 जो है लिमिटेशंस पढ़े, एक बार फिर से बता दूं तो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू अभी हमने कहा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू और अकाउंट, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस टॉपिक and today's lecture. In next lecture we will end this chapter with the functions of money, ठीक है। functions of money करके हम ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर होमवर्क आई एम गिविंग यू some case studies related it, or you have to identify it, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।